भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। आज़ादी के तुरंत बाद के दौर में देश खाद्यान्न के मामले में काफ़ी गरीब था। हालांकि आज अपने बड़े निर्यातक के दर्जे पर देश काफ़ी गर्व करता है। बदलती सच्चाइयों के बीच ये गर्व नहीं, चिंता की बात भी हो सकती है। इसकी बड़ी वजह है पानी। पानी जो चावल यानी धान की खेती में बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। चावल या ऐसी ही दूसरी फसलों की शक्ल में असल में भारत जैसे देश भूजल निर्यात कर रहे होते हैं। पानी के इस छिपे हुए निर्यात को वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट कहा जाता है। पंजाब उत्तर भारत का वो इलाका है जहां दूर दूर तक सिर्फ धान के खेत दिखाई देते हैं। किसान धान के पौधों को हफ्तों तक पानी में डुबाए रखते हैं। धान की इस तरह की पारंपरिक खेती में भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन धान कोई ऐसी फसल नहीं जो पानी में ही उगे। पानी का असल मकसद तो धान के खेत में कीटों और खरपतवार को खत्म करना होता है। लेकिन बार बार मानसून में आती कमी से खेती के इस तरीके के लिए समस्या खड़ी हो रही है। जून से सितंबर तक मानसून के चलते बारिश होती है। देश में सूखे मौसम का समय बढ़ता जा रहा है और बारिश भी बहुत अनियंत्रित और अनिश्चित पैटर्न के साथ हो रही है। मुश्किल बात यह है कि चावल उगाने के लिए पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है, इसीलिए सिंचाई के लिए किसान भूजल पर निर्भर हैं। भारत वैसे भी एक भूजल संपन्न देश नहीं है। इसके पास रूस, ब्राजील और कनाडा की तरह भरपूर पानी नहीं है। फिर भी यहाँ से अनाजों की शक्ल में ये वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट लगातार जारी है। वाटर रिसोर्सेज ग्रुप के मुताबिक ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक भारत के पास अपनी ज़रूरत का सिर्फ 50% पानी होगा। फिर बारिश की कमी से मिट्टी में और ज़्यादा रूखापन आ रहा है। इसलिए अब किसान नहरों और कुओं से मिले पानी का सिंचाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे भूजल का स्तर और नीचे जा रहा है। इसके बावजूद धान के रकबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत के मशहूर बासमती चावल की खेती के इलाके देश के उत्तर में हैं। पिछले 4 सालों में भारत का चावल निर्यात 2 गुने से ज्यादा हो चुका है। 2019 में ये 1 करोड़ टन था, जो अब 2.2 करोड़ टन से ऊपर पहुंच चुका है। पानी की कमी और बढ़ते निर्यात के बीच का अंतर और चौड़ा होता जा रहा है। इसी बीच भारत सरकार ने देश के अंदर की खाद्य महंगाई को देखते हुए आम चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। चावल की बात करें तो जुलाई में आए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के डेटा के मुताबिक चावल के दाम 12 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर हैं। ऐसे में अल नीनो के चलते सूखे की भविष्यवाणी ने सरकार को निर्यात कम करने जैसे कदम उठाने की ओर बढ़ाया। दुनिया भर में अरबों लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा और चावल की जिन किस्मों को भारत ने निर्यात के लिए बैन किया वो एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों के लोगों के लिए अहम आहार हैं। भारत का चावल अमेरिका, यूरोप, ईरान और पश्चिमी एशियाई देशों सहित कई दूसरे देशों को भी निर्यात किया जाता है। ऊंचे तापमान और अल नीनो के मौसमी असर के चलते भारत में पानी की उपलब्धता में और कमी आने की संभावना है। भारत में इस्तेमाल होने वाले कुल ताज़े पानी का 80% खेती में इस्तेमाल हो जाता है। किसी खास तरह के अनाज को उगाने में लगने वाले पानी को ही वर्चुअल या छिपा हुआ पानी कहते हैं। इसी पैमाने पर वाटर फुटप्रिंट मापा जाता है। जैसे कई औद्योगिक गतिविधियों के लिए कार्बन फुटप्रिंट पैमाना होता है और चावल की खेती का वाटर फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 60,000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। 1 लीटर संतरे के जूस के पीछे 40,000 लीटर पानी होता है और 1 किलो रेड मीट पैदा करने में 20,000 लीटर पानी लगता है। तो चावल को ज़्यादा टिकाऊ तरीकों से कैसे उगा सकते हैं? किसान नए तरीकों की खोज में हैं। पानी दा क्योंकि हुण हरेक साल हमारे देश में हर साल पानी का स्तर 3 मीटर तक नीचे चला जाता है। ऐसे में हमने धान को सीधे बोने का फैसला किया है, क्योंकि इसमें कम पानी लगता है। लेवल ਨੂੰ सोच के ही ये स्टार्ट की। सीधे बुआई के दौरान चावल को सीधे पानी में नहीं बोया जाता, बल्कि खेत में पानी भरे बिना बोया जाता है। ये तरीका अच्छा है। इससे चावल की उपज कम नहीं होती और संसाधन बचते हैं। सीधे चावल को बोने से मैं करीब अपना 30% पानी बचा लेता हूँ। इससे मेरे चावलों की क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। पंजाब की राज्य सरकार किसानों को हर एकड़ में चावल की खेती के लिए 1500 रुपए का प्रोत्साहन देती है
अगर वे इस नए तरीके से चावल की खेती करते हैं। किसान और अनाज विक्रेता दोनों ही भविष्य में पानी के भारी इस्तेमाल वाली चावल की फसल के बजाय दूसरे अनाज और सब्जियां उगाने की आशा कर रहे हैं। अदरक, आलू, प्याज और टमाटर भी भारत की पारंपरिक फसलें हैं। इन सभी के लिए खेती के ज़्यादा टिकाऊ तरीकों का इस्तेमाल इसे ज़्यादा जिम्मेदार बना सकता है।